नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह का वक्त है, शाम के 7 बजने ही वाले हैं। शुरुआत करेंगे उन कहानियों से जिन पर आज आपने वोटिंग दिखाई है। वोटिंग के नतीजे क्या है? सबसे पहले कहानी हमने रखी थी आपके लिए कि यूपी में मंत्री जी को काम कब मिलेगा। 3 दिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, क्या काम मिल पाएगा? 17% लोग इसको देखना चाहते हैं। हमारी अगली कहानी जो आज है वो आरएसएस को पाकिस्तान क्यों पसंद आ गया है। आरएसएस के बड़े नेता होशबोले साहब ने यह बयान क्यों दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत भारत को करनी चाहिए। इस खबर को देखने के लिए 23% लोगों ने अपना वोट हम तक पहुंचाया है। और जो तीसरी कहानी थी वो डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा को लेकर। दुनिया में कहां पर हड़कंप मच गया है। दुनिया की 2 सबसे बड़े ताकतवर नेता, ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने टेबल के बैठ रही हैं। क्या होगा बीजिंग में? 25% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। और चौथी खबर जो सबसे बड़ी खबर बनकर आई है आपकी वोटिंग के जरिए, वो है प्रतीक यादव की रहस्यमय मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सवाल कैसे खड़े हो गए। इस खबर को देखने के लिए 35% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और यही हमारे शो आपकी जो पसंद है वो चक्रव्यूह की कवर स्टोरी है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई सवाल अब उठ रहे हैं। प्रतीक मात्र 38 साल के थे, एकदम फिट थे, हेल्दी लाइफ जिया करते थे। बहुत ही लाइफस्टाइल उनका बहुत ही कह सकते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का जैसा होता है वैसे वो घंटों जिम किया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भरी जवानी में एकदम फिट दिखने वाले नौजवान की इस तरीके से दुखद मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि आज सुबह तड़के करीब 5:30 बजे उनकी तबीयत उनके घर में अचानक खराब हुई। एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर फौरन उन्हें देखने के लिए घर पर पहुंचा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, सिविल अस्पताल। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा ही इज ब्रॉट डेड। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DC पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया, अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी पल्स पूरी तरीके से रुक चुकी थी। जब आप लोग के पास लाए गए थे तो क्या सिम्टम्स थे बॉडी में? कोई ऐसा सिम्टम दिखा हो जिससे कुछ आप लोग अंदेशा लगा सके हो कि क्या हुआ होगा? यहाँ आए तो वो मृत अवस्था में थे, पल्स नहीं थी, BP नहीं था, ECG में कुछ नहीं आ रहा था। डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। प्यूपिल्स डायलेटेड, जो भी डेथ के साइन होते हैं सारे मौजूद थे जी। उनको डेथ डिक्लेयर करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। आज सुबह सुबह अचानक ये खबर आग की तरह फैली। किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि प्रतीक यादव के साथ ऐसा हो सकता है, जो इतना फिट, इतना नौजवान था। उनकी खबर जैसे ही फैली वैसे लोगों ने इस पर अब सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मौत की सही जांच होनी चाहिए। संदिग्ध हालत में यह मौत हुई है, अस्पताल लाने से पहले मौत हो गई है, घर में यह मौत हो गई है। प्रतीक यादव के साथ जिम करने वाले उनके दोस्त सुमित केसरवानी ने कहा कि उन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। ऐसे में मौत की मिस्ट्री और उलझ जाती है। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित केसरवानी उनका बेस्ट फ्रेंड, साथ में जिम करते हैं जी। प्रतीक यादव समाजवादी परिवार से थे, मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे। लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की नेता है। इस वक्त वो उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। जिस वक्त प्रतीक की मौत हुई वो लखनऊ में नहीं थी। दोपहर बाद अपर्णा लखनऊ पहुंची। इससे पहले सुबह 9:15 बजे अखिलेश यादव KGMU के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। यहीं पर अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम उन्होंने देखा था। उन्होंने प्रतीक के शव को देखा, उनके ड्राइवर को बुलाकर उनसे बातचीत की, क्योंकि ड्राइवर ही वो शख्स था जो सबसे पहले डॉक्टर को अस्पताल से लेकर घर पहुंचा था और फिर वो लोग मिलकर प्रतीक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे।
जब अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे मौत की जांच को लेकर कुछ सवाल पूछे। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, यह आपको जरूर सुनना चाहिए। बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। प्रतीक के कुछ करीबी लोग बताते हैं कि पिछले कुछ समय से प्रतीक यादव पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं भी थे। उनकी बीमारी की खबरें लगातार सामने आ रही थी। इससे पहले 30 अप्रैल को उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एक बार और भर्ती कराया गया था, जहां अखिलेश यादव भी उनसे मिलने गए थे। जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ तो उन्हें डिस्चार्ज करके वापस घर लौटा दिया गया। कल रात को भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तब भी उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन घंटे पर रखने के बाद उनको वापस घर ले जाया गया था। डॉक्टर के मुताबिक वो फेफड़े की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की चपेट में थे। इस बीमारी में खून का थक्का यानी क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, जो फेफड़ों की नसों में फंसकर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है। ये जानकारी खुद उनका इलाज कर रही डॉक्टर रुचिता शर्मा ने दी। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बीपी की दवाइयाँ लेते थे, ब्लड थिनर्स लेते थे, नहीं ब्लड उनका थिक हो जाता था, जिसमें क्लॉटिंग हो जाती थी। क्या प्रतीक की मौत की वजह उनकी फेफड़ों की बीमारी ही बनी? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो मेरे पास भी उसकी एक कॉपी है, ये कॉपी मेरे हाथ में है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ खास बातें लिखी गई हैं वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि 6 चोटें उनके शरीर पर मिली हैं, पर ये चोटें का इस मौत से कोई कारण नहीं है, ये पुरानी चोटें थी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे। इसी वजह से हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उनकी मौत अचानक हुई। हार्ट और फेफड़ों से मिले खून के थक्कों के नमूनों को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। शरीर के अंदरूनी अंगों को भी केमिकल जांच के लिए प्रिजर्व कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनका हार्ट, उनका विसरा जो है उसको प्रिजर्व किया गया है। शरीर पर मिले सभी चोट के निशान मौत से पहले के बताए गए हैं। प्रतीक यादव ने मुलायम परिवार को हिस्सा होने के बावजूद कभी सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखा था। राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, यही कहा जाता था। हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में बहुत एक्टिव रही। पहले सपा में रही, 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2017 में तो वो सपा के टिकट पर लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, हार गई थी। बाद में वो 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई। सौतेले भाई अखिलेश यादव और भाभी डिंपल यादव जो कि सांसद हैं, ऐसे में प्रतीक के निधन पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। बहुत दुखद। वो हेल्थ फ्रीक थे, जिम का बिजनेस भी था, उनका कारोबार भी था, कंस्ट्रक्शन में भी थे, हमारे अच्छे जानने वाले थे, बहुत ही सौम्य, बहुत सभ्य व्यक्तित्व उनका। राजनीति से अपने आप को उन्होंने दूर रखा था। ये बहुत ही दुखद है कि 39 की एज में मृत्यु हो जाना। मुझे पता था उनका इलाज मेदांता में भी चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग और दुखद है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदायी है। लगभग सुबह 6:45 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी।
लेकिन यंग एज में मृत्यु होना सबके लिए कष्टकर है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां थी, मालती देवी जिनके पुत्र अखिलेश यादव हैं और दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई थी जिनके बेटे प्रतीक यादव थे। आज की तारीख में मुलायम सिंह, साधना गुप्ता, मालती देवी और अब प्रतीक, ये चारों लोग परिवार में नहीं बचे, सबका स्वर्गवास हो चुका है। इस समय प्रतीक के पार्थिव शरीर को उनके घर में आखिरी दर्शनों के लिए रखा गया है, जहां पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी थे। योगी पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें ढांढस बंधाते दिखाई दिए। प्रतीक का कल अब लखनऊ के पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक। 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी की थी। 2022 में दोनों का, यानी साधना गुप्ता का और मुलायम सिंह यादव का, निधन बारी बारी से हो चुका था। प्रतीक ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। राजनीति के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद वो राजनीति से दूर रहते थे। प्रतीक ने अपर्णा यादव से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की 2 बेटियां भी हुई। हालांकि दोनों के बीच, यानी प्रतीक और अपर्णा के बीच, रिश्तों की गाड़ी अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी। प्रतीक ने, आपको याद होगा, 19 जनवरी को हमने वो खबर दिखाई भी थी टाइम्स नाउ भारत पे। प्रतीक ने 19 जनवरी को अचानक अपनी पत्नी अपर्णा से तलाक लेने का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए कर दिया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने उस वक्त लिखा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। हालांकि 9 दिन बाद दोनों में सुलह हो गई। इंस्टाग्राम पर तब प्रतीक ने अपर्णा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। वैसे प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच भी पारिवारिक दूरियां रही हैं। खासकर अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये और बढ़ गई। इसके बावजूद प्रतीक रिश्ते निभाना जानते थे। पिछले साल वो सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी के लिए अपने पूरे परिवार के समेत पहुंचे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पूरा यादव कुनबा सैफई में इकट्ठा हुआ था। उन्हें अखिलेश यादव के पैर छूते हुए भी इस वक्त देखा गया था। प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते थे, लेकिन जानवरों से भी उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। 2011 में उन्होंने जीव आश्रय फाउंडेशन नाम का एक NGO बनाया। उन्हें लखनऊ का एनिमल लवर और बेजुबानों का मसीहा तक कहा जाता था। जीव आश्रय फाउंडेशन में सड़क पर घायल और बीमार जानवरों का इलाज किया जाता था। चाहे वो गाय हों, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, उसका वो इलाज करते थे। जानवरों से बहुत ही करीबी थी प्रतीक की, ऐसा कहा जाता है। इसी के जरिए प्रतीक पशु अधिकारों की आवाज़ भी उठाते रहते थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जिस कान्हा उपवन गौशाला का दौरा किया था, इन तस्वीरों को याद करिए, उसे जीव आश्रय फाउंडेशन ही चलाते हैं। प्रतीक और अपर्णा ने खुद CM योगी का उस वक्त स्वागत किया था। योगी ने गौशाला में गायों को गुड़ और चारा भी खिलाया था। प्रतीक के लिए जिम्नेशियम उनका दूसरा घर था। लखनऊ में उन्होंने द बॉडी टेम्पल नाम से एक लग्जरी जिम्नेशियम्स की एक चेन खोल रखी थी। उनके लिए जिम सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि एक जुनून था। वो अधिकतर समय यहीं बिताते थे। फिटनेस के साथ साथ रियल एस्टेट कारोबार में भी उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। जिम और प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले प्रतीक 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार में घुमा करते थे। प्रतीक के गैराज में रेंज रोवर, टोयोटा, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारें देखने को मिलती थी। उन्हें फॉर्मूला 1 रेसिंग के ट्रैक पर भी कई बार देखा गया था। प्रतीक यादव एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन थे। एरोबेटिक्स, फ्लाइंग के भी शौकीन रहे। उन्हें फुली एरोबेटिक एयरक्राफ्ट को खुद उड़ाते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर किया था। ऐसे रोमांचक और जिंदा दिली के वीडियो से प्रतीक का इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। फिल्म आनंद में एक डायलॉग करता है जिसको आप शायद हम सब जानते हैं। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से बोलते हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। प्रतीक का सिर्फ 38 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर जो एनर्जी, जोश और जिंदा दिली दिखती है, वो सच में प्रेरणादायक थी। जिम, ट्रैवल, फिटनेस, दोस्तों के साथ मस्ती, हर पोस्ट में वो जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीते नजर आते हैं। प्रतीक ने इतनी कम उम्र में वो बड़ी जिंदगी जी ली जिसकी कई लोग लंबी उम्र में भी कल्पना नहीं कर पाते हैं। अब प्रतीक यादव को नहीं रहे, लेकिन डॉक्टरों ने उनके हार्ट और विसरा को प्रिजर्व कर लिया है, ताकि भविष्य में अगर उनकी मौत पर कोई सवाल उठे, संदिग्ध कहा जाए, तो उसके जरिए जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की। नीट
नीट मामले को लेकर आज भी कंट्रोवर्सी तेज रही। डॉक्टर बनने के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाले करीब 22 लाख छात्रों का असल गुनहगार कौन है? 30 लाख में पेपर बेचने वाले गुरुग्राम का डॉक्टर या गेस्ट पेपर बनाकर 700 छात्रों का नीट का लीक पेपर पहुंचाने वाला राकेश मंडवारिया? आखिर किसने मेडिकल में दाखिले की तैयारी करने वाले छात्रों की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया? देश के लाखों छात्रों का सपना, सफेद कोट पहनने का सपना, स्टेथोस्कोप गले में टांगने का सपना आज सवालों के घेरे में। एक तरफ वो बच्चे हैं जो रात रात भर पढ़कर पढ़ाई कर रहे थे, माता पिता जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, कोचिंग की मोटी फीस जमा करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर फ्यूचर का कुछ पैसों में सौदा कर देते हैं। 720 नंबर के सवालों वाले नीट के पेपर में 600 नंबर के सवाल पहले बिक गए। कहां बिके, किसने बेचा, किसने खरीदा? नीट मामले को लेकर सरकार ने सीबीआई की जांच बिठा दी है। सीबीआई के साथ साथ दर्जनों राज्यों की पुलिस इन कड़ियों को अब जोड़ने में लगी है। वहीं छात्र और उनके अभिभावकों का गुस्सा अब चरम पर है। सड़कों पर प्रदर्शन आज भी तेज रहे, जगह जगह बवाल मचा, तो वहीं सियासत भी बहुत हाई रही। अब कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस यूथ विंग की तरफ से जम्मू में प्रदर्शन किया गया और सरकार का पुतला फूंका गया। इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू के शहीदी चौक में, और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, मांग की जा रही है कि पूरी तरीके से जब नीट एग्जाम होता है तो उस वक्त ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होती, और बार बार पेपर लीक के मामले जो है वो सामने क्यों आते हैं। ये कहना चाहते हैं कि इंडियन युवा कांग्रेस हर उस बाप के साथ है, हर उस बाप के साथ है जो अपनी कमर तोड़ देता है, पैसा कमाते कमाते अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में अपना पैसा डालते हुए, और लास्ट पे जो है पेपर कैंसिल हो जाते हैं या तो कोई स्कैम निकल आता है। हम सुप्रीम कोर्ट से जस्ट की डिमांड करते हैं। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 दिनों से काफी उग्र हैं, काफी ज्यादा इस पूरे मामले को उछाल रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदर्शन कर पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए आज बीजेपी के युवा विंग के लोग भी जा गए। बीजेपी समर्थित एबीवीपी के कार्यकर्ता भी आज से सड़कों पर उतर गए और एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी की हैं। एनटीए के अधिकारियों पर तो सवाल खड़े किए एबीवीपी के लड़कों ने, इन युवाओं ने, लेकिन अपनी सरकार और अपने मंत्री पर कोई सवाल नहीं पूछा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एनटीए दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया और एनटीए को भ्रष्ट बता दिया। नीट एग्जाम रद्द होने के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फाइमा ने मांग उठाई कि री एग्जाम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में बनाई गई समिति की अगुवाई में कराई जाए, और एनटीए को खत्म करने की मांग की गई क्योंकि एनटीए से एग्जाम कम हो रहे हैं, एग्जाम के पेपर ज्यादा लीक हो रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसको डिसॉल्व किया जाए और दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय एन ऑटोनॉमस एंड रिस्पॉन्सिबल बॉडी विच कैन बी अपॉइंटेड ईदर बाय द कोर्ट और यूनियन ऑफ इंडिया। हमने इसमें ये मांग किया है कि ये रिपीटेड इंस्टेंसेस हो रहे हैं। लास्ट ईयर ऑल्सो एक पिटिशन वंशिका यादव के नाम से फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी और उसमें काफ़ी सारे कंसर्न्स जताए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में इस तरह के सिस्मेटिक फेलियर्स कैसे हो रहे हैं। हालांकि कल ही ये मामला सीबीआई को दिया गया है, लेकिन बीते 2 दिनों में जितना हंगामा मचा है इस एग्जाम के पेपर लीक होना और रद्द होने के बाद, जितनी प्रिलिमिनरी जांच अब तक हुई है, उससे जो तस्वीर अब तक निकलकर सामने आ रही है वो कोई नई नहीं है। हर साल जब पेपर लीक होता है तो ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाई देगी। यानी इस साल भी सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि एक संगठित एजुकेशन माफिया की स्याह तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। नासिक से लेकर गुरुग्राम तक, जयपुर से सीकर तक, देहरादून से जम्मू कश्मीर तक एक ऐसा नेटवर्क जिसने मेडिकल एंट्रेंस को डर्टी डील बनाकर रख दिया है। नासिक, जयपुर, सीकर और पुणे से जुड़े कई लोग इस नेटवर्क के अहम किरदार के तौर पर सामने आए हैं। आरोप है कि इस नेटवर्क ने गेस्ट पेपर के नाम पर असली पेपर छपवाकर लोगों तक पहुंचा दिया, छात्रों तक पहुंचा दिया। अब सीबीआई इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी, ऐसी उम्मीद हर कोई कर रहा है, क्योंकि जांच तो बहुत होती है, कभी कोई कठोर कार्रवाई किसी पर होती दिखाई नहीं दी, कम से कम अधिकारियों के ऊपर। पूरे मामले में अलग अलग राज्यों से अब तक 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आरोपी धनंजय लोखंडे को हिरासत में लिया गया है।
पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मनीषा वाघमारे नाम की एक आरोपी को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक मनीषा लगातार इस धनंजय के संपर्क में रहती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जयपुर और हरियाणा से जुड़े सिंडिकेट ने नीट का पेपर 10 से 15 लाख रुपए में बेचा। वहीं कुछ मामलों में इसे 25 से 30 लाख रुपए तक में खरीदा भी गया। एक ही पेपर को कई छात्रों तक बेचकर गिरोह ने करोड़ों रुपए का नेटवर्क खड़ा कर लिया, जिसके ठोस सबूत एजेंसियों को मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सवाल यह भी है कि जो बेच रहा था वो तो गलत कर रहा था, वो तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा था, पर वो लोग कौन थे जो इस एग्जाम पेपर को खरीदना चाहते थे? वो कौन लोग थे जो मजबूर कर रहे थे लाखों रुपए का लालच देकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए इस तरह के पेपर को हथिया लिया जाए? तो जो लोग खरीद रहे थे उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। एक जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के एक डॉक्टर से मांगीलाल और दिनेश बिवाल ने 30 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा, जिसके बाद इसे सीकर समेत कई जगह छात्रों तक पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी राकेश मंडवारिया 700 स्टूडेंट्स को पेपर उसने पहुंचाया। राकेश मंडवारिया को देहरादून से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीट पेपर को पहले डिजिटल तरीके से भेजा गया, बाद में नीट पेपर का प्रिंट निकाल कर बेचा गया। पेपर खरीदने वाले स्टूडेंट्स की पहचान करने में अब पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से पेपर को सर्कुलेट किया गया और उसके साथ एक कोडवर्ड भी दिया गया। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड तक लीक नेटवर्क के फैले होने की बात सामने आ रही है और तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोपी दिनेश बिवाल की को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही दावा कर दिया है। अशोक गहलोत ने लिखा कि आरोपी दिनेश बिवाल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और क्या यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार ने नीट पेपर लीक मामले को दबाने की कोशिश की और शुरुआत में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मैं 11 मई से ही पूछ रहा हूं कि भाजपा सरकार एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है। अब भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। दावा किया जा रहा है कि दिनेश बिवाल भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा। दरअसल नीट पेपर लीक कांड में दिनेश की संलिप्तता के बाद जमवा रामगढ़ से बीजेपी विधायक महेंद्र पाल मीणा का फेसबुक पोस्ट भी खूब वायरल है। इस पोस्ट में विधायक ने दिनेश को बीजेपी का ऊर्जावान कार्यकर्ता तो बताया ही था, उसकी शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं भी दी थी। उस पोस्ट में दिनेश के साथ विधायक महेंद्र पाल मीणा की तस्वीर भी दिखाई देती है। तो वहीं नीट आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप आज लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, देश में 93 बार पेपर लीक हुए हैं। अगर पेपर लीक रोकना है तो भारत के जेनजी को आंदोलन करना होगा। अरविंद केजरीवाल को सुनिए। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो पूरी तरीके से नीट मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी चरम पर, और सरकार को अब सब कोई घेरने में लग गया है। अब बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर। छात्रों के भविष्य के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों के भविष्य पर अब बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर तनातनी के बीच आरएसएस के एक बयान से पाकिस्तान से दोस्ती का दरवाजा खुलता दिखता है। आरएसएस के नंबर 2 सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले के एक बयान से लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की एक खिड़की खोली जा रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत का जवाब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से मिला। पिछले साल मई में पाकिस्तान को उसकी आतंकी हरकतों के लिए करारा जवाब देते वक्त ही भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकी हरकत का जवाब
किसी सर्जिकल या एयर स्ट्राइक से मिलेगी, लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 नेता दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान से लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। If the Pakistanis, the pinpricks which they're trying to give, like in Pulwama, etc., we have to answer wholesomely according to the situation. Because the security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. So that we should not stop it. But because there should be a window for always for a dialogue. दत्तात्रेय होसबाले का बयान उस वक्त आया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और अमेरिका चीन मिलकर एक नए रिश्ते की कहानी लिखना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पिछले कुछ समय से संबंधों को बेहतर करने का इशारा कर रहा है। इसी महीने पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान भारत के साथ मीनिंगफुल डायलॉग के लिए तैयार है। साथ ही खाड़ी युद्ध के कारण वैसे ही दुनिया में काफी तनाव का आलम है। एक तरफ आरएसएस पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की पटकथा लिखना चाहता है, तो दूसरी तरफ पुरानी घटनाओं की याद दिलाकर ये भी बताना चाहता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाओ, मगर 4 हाथ की दूरी बनाकर। Everything has been tried, and more such efforts should go on. Atal ji tried to engage them in debate. He went to Lahore by bus, and many things have happened. And our Prime Minister now has so invited Pakistan ahead at the time of taking oath. Then he dropped himself in the wedding ceremony of the Pakistan's leader. आरएसएस ने बातचीत का रास्ता खोलने की बात की है तो कांग्रेस इस पर अब सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि होशबोले की हालिया अमेरिका यात्रा, जिसके दौरान उनके एक सहयोगी ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री वही कर रहे थे जो अमेरिका उनसे करवाना चाहता था, उसका उन पर और आरएसएस पर भी असर पड़ा है। अभी अप्रैल में ही आरएसएस से जुड़े रहे बीजेपी के सीनियर नेता राम माधव ने वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में एक विवादित बयान दे दिया था। उसमें यह कहा गया था कि सरकार अमेरिका से संबंधों के कारण रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद करने और टैरिफ के लिए सहमत हो गई है। बाद में राम माधव ने माफी तक मांगी थी। उनका बयान तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था उन्होंने। अब जयराम रमेश आरएसएस पर इसलिए हमला बोल रहे हैं कि राम माधव के साथ साथ दत्तात्रेय होशबोले भी अमेरिका गए हुए थे। कांग्रेस आरएसएस पर ही सवाल उठा रही है और उसका बयान दरअसल अमेरिका के दबाव में, यह कांग्रेस का कहना है, और वो पूछ रही है कि सरकार का स्टैंड क्या है। हालांकि भारत और पाकिस्तान में फिलहाल अच्छे रिश्तों की जगह नहीं दिखती, लेकिन कोशिशें हो तो कामयाबी मिल सकती है। किसने सोचा था कि 1945 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच बनी वो बर्लिन की दीवार टूट जाएगी, लेकिन टूटी। और फिर उतने पीछे क्यों जाना, चीन और अमेरिका आज दोस्ती की नई कोशिशों में मशगूल हो गए हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच अब संवाद की उम्मीद बनती है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर को हो सकता है। इसीलिए वहां से आरएसएस के बयान का समर्थन उसके धुर विरोधी राजनीतिक दल भी अब कर रहे हैं। इसका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे पीडीपी का जो स्टैंड रहा है हमेशा, खासकर मुफ्ती सईद साहब का, कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए यहाँ आपको अमन कायम करना है, तो हमें जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग की जो है खिड़की हमेशा खोल के रखनी है, नेगोशिएशंस करने हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। ना ही सिर्फ मुफ्ती साहब, इवन वाजपेयी जी सेड कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी जगह पे, वर्ल्ड की किसी भी जगह पे जंग कोई सोल्यूशन नहीं है। हमेशा जंगें लड़ी जाती हैं, लेकिन अक्रॉस दी टेबल फैसले होते हैं। और डायलॉग, जहां तक दात्रे जी ने कहा है, हम फारूक साहब हमेशा कहते आए हैं कि डायलॉग का रास्ता खुला रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिसी है वो कुछ डिफरेंट है। अब दात्रे जी ने बयान दिया, हो सकता है उनको समझ में आ जाए।
दूसरे देशों से रिश्ते सुधारने के लिए अगर संग्राम करना पड़ता है तो उससे ज्यादा संवाद भी करना पड़ता है। बल्कि सच तो ये कि हर युद्ध के बाद भी बातचीत ही करनी पड़ती है किसी भी सॉल्यूशन पे आने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बातचीत होती है तो उससे सीमा पर टकराव और तनाव बहुत कम हो सकता है। इससे रक्षा बजट में कटौती हो सकती है, जिस पैसे का इस्तेमाल विकास के कार्यों में किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास एटम बम है, इसीलिए भी बातचीत और शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तरफ ईरान में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से नेपाल तक अभी एक अंतरिम आंतरिक लड़ाइयों की दौर से गुजरे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत निर्णायक हो सकती है। अरब सागर में गफलत के कारण कई बार हमारे मछुआरे पाकिस्तानी सीमा में चले जाते हैं, लेकिन दोनों देशों में रिश्ते सुधरेंगे तो उनके लिए भी ये अच्छी स्थिति होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आरएसएस जिस बातचीत की वकालत कर रहा है उसकी संभावना कितनी दिखाई देती है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर। आज दुनिया की नजरें ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर टिकी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंच गए हैं। करीब 2 घंटे पहले बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरफोर्स 1 लैंड कर चुका है। 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की धरती पर पहुंचा है। 9 साल पहले भी ट्रंप ही पहुंचे थे और फिर आज ट्रंप पहुंचे हैं। ये दौरा सिर्फ महज 2 देशों की डिप्लोमेसी भर नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का नया ब्लूप्रिंट है। बहुत उम्मीद है कि ट्रंप चीन पहुंच गए तो क्या अब ईरान वाला युद्ध खत्म होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी दौरे पर होते हैं तो उनका टारगेट बहुत क्लियर होता है, बेहतरीन डील करना। 3 दिनों के दौरे पर ट्रंप बीजिंग में रहेंगे। एयरपोर्ट पर ट्रंप का ग्रैंड वेलकम किया गया। हालांकि ट्रंप को रिसीव करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं पहुंचे, उपराष्ट्रपति हान झेंग ने ट्रंप की अगवानी की। आज की रात बीजिंग में 2 सुपर पावर्स का मिलन होने जा रहा है। अमेरिका और चीन दोनों ही सैन्य और आर्थिक ताकत के मोर्चे पर दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 देश है। चीन रवाना होने से पहले वॉशिंगटन में ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वो बीजिंग से इस यात्रा में क्या उम्मीदें रखते हैं। हम चीन के साथ एक बहुत बड़ा और निष्पक्ष व्यापार चाहते हैं, लेकिन ईरान को लेकर हमारा रुख सख्त है। आप उन लोगों से तेल नहीं खरीद सकते जो दुनिया में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रपति शी के साथ ताइवान और हमारे किसानों के सोयाबीन पर भी बात करूंगा। ये अमेरिका फर्स्ट का समय है और हम एक ऐसी डील करेंगे जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। चीन के दौरे पर ट्रंप अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी फौज एलन मस्क से लेकर टिम कुक तक अगले 3 दिन तक बीजिंग में ट्रंप के साथ मौजूद रहेंगे। टीम ट्रंप की कंप्लीट लिस्ट की बात करें तो ध्यान से देखिए। टेस्ला के एलन मस्क, एप्पल से टिम कुक, बोइंग के केली आर्टबर्ग, ब्लैकस्टोन के स्टीफन शजमैन, करगिल के ब्रायन साइक्स, सिटी ग्रुप के जेन फ्रेजर, सिस्को सिस्टम्स के चक रॉबिन्सन, कोहेरेंट कॉर्प के जिम एंडरसन, जीई एरोस्पेस के एच लॉरेंस कल्प जूनियर, गोल्डमैन सैक्स के डेविड सोलोमन, मास्टर कार्ड के माइकल मीबैक, मेटा के डीना पावल मैककामिक, माइक्रोटॉन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो एमोन और वीजा के रैन मैकर्नी शामिल हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप को जोड़ें तो ये आंकड़ा $20 ट्रिलियन के आसपास पहुंचता है। ये रकम भारत की पूरी जीडीपी से 5 गुना से भी ज्यादा है इन सब कंपनियों की जो कुल कमाई है। दरअसल अमेरिका के लिए चीन बहुत बड़ा बाजार है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क और एप्पल के सीईओ टिम कुक का चीन में मजबूत कारोबार रहा है। एप्पल ने चीन के कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन मार्केट में फिर पहला स्थान हासिल कर लिया है। इसकी वजह आईफोन की बिक्री में 28% की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं अप्रैल में चीन में बनी टेस्ला गाड़ियों की बिक्री, जिसमें एक्सपोर्ट व्हीकल भी शामिल हैं, 79,478 तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 36% ज्यादा है। ट्रंप जानते हैं कि चीन पर तभी हावी हुआ जा सकता है जब व्यापार को आगे किया जाए, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? ईरान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे ताकि तेहरान की कमर टूट सके,
लेकिन चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर समझौता कतई नहीं करना चाहता। When the president is visiting China, ट्रंप प्रशासन के लिए राष्ट्रपति की चीन यात्रा के दौरान प्रमुख मुद्दों में से एक ईरान संघर्ष है। 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान से हथियारों या प्रतिबंधित तेल का व्यापार करने वाले 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। ये कदम इस बैठक के माहौल को बिगाड़ सकता है। दरअसल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच 4 बड़े मुद्दों पर बातचीत संभव है। पहला है ट्रेड टैरिफ विवाद। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर अब बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पिछले साल फरवरी में ट्रंप ने चीन पर 20% तक का अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगा दिया था, जो 2 महीने बाद अप्रैल तक बढ़कर 145% तक पहुंच गया था। इस समय चीन से आने वाले सामानों पर एवरेज टैरिफ दर करीब 30% की है। ट्रंप जिनपिंग मुलाकात में दोनों देशों के व्यापारिक तनाव कम करने पर बातचीत कर सकते हैं। खबर यह भी है कि ट्रंप चीन को 5% टैरिफ का एक गुड न्यूज दे सकते हैं और ये हुआ तो ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। दूसरा है ताइवान और हथियार बिक्री। ताइपे को लेकर भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। ट्रंप कह चुके हैं कि वो शी जिनपिंग से $11 अरब के अमेरिकी हथियार पैकेज पर बात करेंगे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिकी हथियार बिक्री का लगातार विरोध वहां पर करता रहा है। तीसरा है रेयर अर्थ मिनरल्स और AI का। रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चिप्स और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, जबकि अमेरिका चीन की निर्भरता कम करना चाहता है। AI और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर भी दोनों देशों के बीच कंपटीशन तेज चलता है। चौथा बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर, बिजनेस और मार्केट का। चीन अमेरिकी किसानों के लिए बड़ा बाजार है। ट्रेड वॉर के बाद चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद घटा दी है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कृषि निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर सकता है और इस दौरे में कोई महत्वपूर्ण समझौता इस बाबत हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ताइवान को लेकर है। ट्रंप के प्रीडिसेसर बाइडेन ने कहा था अमेरिका हर हाल में ताइवान की रक्षा करेगा। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने यही सवाल है, अगर बीजिंग में ताइवान को लेकर मीडिया ट्रंप से क्वेश्चन करता है तो वो क्या कहेंगे? क्या अमेरिका बाइडेन के रुख से पलट जाएगा या ट्रंप ताइवान को लेकर अमेरिका की नई पॉलिसी दुनिया के सामने रखेंगे? और दूसरी तरफ क्या चीन ईरान को ऑक्सीजन देना बंद करेगा? most important issue is Taiwan. चीन के नजरिए से दूसरा बड़ा मुद्दा ताइवान है। ताइवान ने पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी शुरू कर दी है, लेकिन वो अब भी चीन को ना उकसाने की अपनी पुरानी नीति पर कायम है। अमेरिका ने दशकों तक ताइवान जल डमरू मध्य में संतुलन बनाए रखा है, लेकिन अब चीन का पलड़ा भारी है। ताइवान को हथियार भेजने के लिए 1979 के ताइवान रिलेशन एक्ट को लागू करने पर बहस चल रही है। ट्रंप की यात्रा के दौरान चीन के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप की कूटनीति का हमेशा एक ही केंद्र होता है, अमेरिका फर्स्ट। रिपोर्टर्स के मुताबिक ट्रंप अपने इस दौरे में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोइंग प्लेन डील कर सकते हैं। चीन 500 बोइंग 737 मैक्स, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और कई 777X वाइड बॉडी विमान अमेरिका से खरीद सकता है। अगर ये डील सील होती है तो इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी, सबसे बड़ा विमान सौदा होगा। जब ट्रंप अपने बीजिंग दौरे को लेकर तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रूस से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल सरमत का टेस्ट कर दिया। 200 टन वजनी ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से 35,000 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। 35,000 मतलब ये ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें दुनिया को कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। सवाल सरमत के परीक्षण पर नहीं बल्कि टेस्ट की टाइमिंग पर उठ रहा है। जब अमेरिका और चीन करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तब रूस अपनी ताकत दिखाकर यह बता रहा है कि ग्लोबल पावर बैलेंस में उसे नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। आने वाले 3 दिनों में बीजिंग में शानदार स्टेट डिनर होगा, व्यापार की बातें होंगी, लेकिन क्या यह महामुलाकात ईरान और यूक्रेन की जंग रोक पाएगी या पुतिन की मिसाइल टेस्टिंग से तनाव और बढ़ेगा? जवाब के लिए हमें कूटनीति के इन शतरंज के मोहरों की अगली चाल का इंतजार करना होगा। और अब बात करते हैं आखिर में एक और बड़ी स्टोरी की। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में अपना पहला शक्ति परीक्षण पास कर लिया है। टीवी के सरकार ने न केवल फ्लोर टेस्ट जीता बल्कि विपक्ष के किलों में ऐसी सेंधमारी की है जिसने सबको चौंका दिया। भारी हंगामे और वॉकआउट के बीच विजय की सरकार अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। विधानसभा में जब वोटिंग हुई तब सदन में 171 विधायक मौजूद थे। जादुई आंकड़े से कहीं आगे निकलते हुए मुख्यमंत्री विजय के पक्ष में 171 में से 144 विधायकों ने वोट किया। इस फ्लोर टेस्ट की सबसे चौंकाने वाली बात रही AIADMK में हुई बड़ी बगावत।
पार्टी विप के खिलाफ जाकर AIADMK के 47 में से 25 विधायकों ने मुख्यमंत्री विजय के सपोर्ट में वोट किया। पार्टी प्रमुख एडापी की पलानीस्वामी ने बागी विधायकों को विश्वासघाती करार दिया है। बगावत का झंडा बुलंद करने वाले ADMK के सीनियर लीडर CV षणमुगम ने फ्लोर टेस्ट के बाद पलानीस्वामी के इन आरोपों पर क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया है। हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत DMK का सफाया करना है और इसी सिद्धांत पर डॉक्टर MGR ने पार्टी बनाई थी। अब पूरा गणित समझिए विधानसभा में हुआ क्या। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 विधायक हैं। बहुमत का मैजिक नंबर हुआ 118, लेकिन DMK के 59 और DMDK के एक विधायक ने आज वॉकआउट किया। ऐसे में सदन में मौजूद थे 171 विधायक, जबकि PMK के 4 और BJP के एकमात्र विधायक ने वोटिंग में शामिल नहीं हुए, एब्सटेन किया। विजय सरकार के समर्थन के जो वोट TVK के 105 थे, कांग्रेस के 5 थे, CPI के 2, CPM के 2, VCK के 2, IUML के 2, AIADMK के 25 बागी और एक निर्दलीय ने वोट दिया। यानी सरकार के पक्ष में कुल वोट 144 पड़े, जबकि विरोध में मात्र 22 वोट पड़े। 3 वोट फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए। इनमें एक वोट खुद CM विजय का है। इन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, एक सीट खाली कर दी है, तो खाली हो गई त्रिची की सीट। पेरंबूर की सीट उन्होंने रखी है। इसके साथ ही दूसरा वोट तिरुपचूर के TV के विधायक श्रीनिवासा सेतुपति का है। वो एक वोट से चुनाव जीते थे, उनका मामला कोर्ट में चला गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी, लेकिन जब वोटिंग हुई तब तक फैसला नहीं आया था। और तीसरा वोट खुद TVK के विधायक CD प्रभाकर का है, जो स्पीकर की भूमिका में थे, तो उन्होंने भी वोट नहीं डाला। तो अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। आज का पब्लिक व्यू पहला प्रतीक यादव की कहानी पर है। श्रुति ठाकुर जी लिखती हैं, प्रतीक यादव की रहस्यमय मौत चौंकाने वाली है। मात्र 38 साल की उम्र में उनकी मृत्यु पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा। पैसा, परिवार, प्रसिद्धि, सब कुछ तो था उनके पास, मगर कुछ भी काम नहीं आया और सब यहीं धरा का धरा रह गया। अगला व्यू है ट्रंप की याद दौरे पर। अरुण पांडे लिखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की महत्वपूर्ण यात्रा पर है। इस सुपर मुलाकात पर पूरे विश्व की नजर है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।